Technology Edge, and also preparing first part of SCPM. We rarely get this kind of an opportunity to listen to the words of great personalities. With that, I ask that you give your full attention to Dr. Mati and help in welcoming him. Dr. Mati. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे इन्होंने तारुफ़ कराया मेरा मुख्तसर सा, हम तो अपनी फ़ील्ड के बच्चे हैं, बहरहाल जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह उतना हम प्रोवाइड करेंगे इस चीज़ में। तो डॉक्टर ज़बीउल्लाह ने वाइटल साइंस के ऊपर एक वर्कशॉप कहा था कि हम वर्कशॉप रख रहे हैं वाइटल साइंस, और उसमें कोर मैट्रिक्स यानी इसमें बॉडी मेजरमेंट्स भी होगी और जितने भी वाइटल साइंस है बेसिक्स उसके ऊपर भी आपने हाइलाइट्स डालने हैं और बतानी है सारी चीज़ें। इससे पहले कि हम वाइटल साइंस की तरफ जाएं, हम सबसे पहले पेशेंट को जब डायग्नोस करते हैं, पेशेंट कोई भी किसी भी कंप्लेन के साथ हमारे पास आता है तो उसकी डायग्नोसिस 3 चीज़ों पे बनती है। 3 चीज़ें हमारे पास होती है। एक सबसे पहले हिस्ट्री होती है। इससे पहले एक वर्कशॉप होना चाहिए था या इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिस्ट्री होती है पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री के बाद दूसरी चीज़ होती है एग्जामिनेशन, और तीसरी चीज़ फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। ये 3 चीज़ों के ऊपर पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है एलोपैथी में। तो खैर हिस्ट्री की इंशाल्लाह फ्यूचर में हम वर्कशॉप करेंगे। आज वाइटल साइंस को डील करते हैं और फिर इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन पे भी बात करेंगे। तो 70% जो हमारी डायग्नोसिस तक अप्रोच होती है वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेस पे होती है। वो इस तरह के एक पेशेंट आपके पास आता है 3-4 कंप्लेन लेके। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया फीवर के साथ, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, 3 कंप्लेन है एक पेशेंट की। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पेशेंट की फीवर है और कफ है और एसओबी है। आपने पेशेंट की ये हिस्ट्री ले ली, इसकी डिटेल हिस्ट्री भी है, पूरी डिटेल हिस्ट्री है। इसके ऊपर पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का सेमिनार और वर्कशॉप होना चाहिए। उसके बाद आपने इन 3 की हिस्ट्री ले ली डिटेल, फिर इसकी एग्जामिनेशन है। अब फीवर की एग्जामिनेशन आप क्या करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे। कफ के लिए ओरिजिन, आप कफ फ़ौरन चेस्ट जहन में आता है तो आप चेस्ट की एग्जामिनेशन करेंगे। और तीसरी चीज़ एसओबी है, वो भी आपकी चेस्ट एग्जामिनेशन और हार्ट साउंड सुनेंगे। इसकी आपकी 70% जो डायग्नोसिस है वो इसी की बेस पे बन जाती है। 70%। 30% आपने अपनी जो प्रैक्टिस है या आपकी जो नॉलेज है उस पर स्टैंप लगाने के लिए या पक्का करने के लिए, अपनी फाइनल डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे करा लेते हैं चेस्ट का और कुछ दूसरे लेब्स करा लेते हैं ताकि हम उसको लेबल कर सके कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है या कोविड नमूनिया है या उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, जो भी है फॉर एग्जांपल उसकी फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेस पे 70% हम अपनी डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं और हमें 3-4 डिफरेंशियल हमारे माइंड में आ जाता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो अपने जो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वाइटल साइंस के ऊपर जो वर्कशॉप है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड्स को देखते हैं और इसमें जो जितनी नॉलेज होगी उसको शेयर करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली फिर इंशाल्लाह करके भी दिखाएंगे और एक वॉलंटियर आ जाएगा, उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो हमारी लर्निंग आउटकम्स ये होगा कि रिकॉग्नाइज कॉमन टर्मिनोलॉजीज, जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी वाइटल साइंस के अंदर, कि हम दूसरों को समझा सके। जैसे मैंने अगर एग्जामिनेशन कर ली, एक पेशेंट के वाइटल्स चेक किए, तो मैं किसी और फिजिशियन है, कोई और डॉक्टर साहब है, तो मैंने उसको किस तरह बताना है, या कोई और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, स्टाफ नर्स है, वो डॉक्टर को कैसे बताएगा, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को डॉक्यूमेंट कैसे करेगा या वो प्रेजेंट कैसे करेगा। नेक्स्ट, तो टर्मिनोलॉजीज है और एब्रीविएशंस होती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए हम बीपी यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए TEMP, फॉर एग्जांपल इस तरह टर्मिनोलॉजीज और एब्रीविएशंस। और डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी है और वाइटल साइंस डिस्कस एक दूसरे से किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें हम सीख जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह हम परफॉर्म कर सकें, डेमोस्ट्रेशन वो भी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, आवाज़ क्लियर आ रही है सब तक? बिल्कुल कोई मसला तो नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट। अच्छा, वाइटल साइंस में एक एक स्टेप बाय स्टेप। वाइटल साइंस में सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है, पल्स है, हर एक की डिटेल है, फिर डिटेल में बात करते हैं। पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये वाइटल साइंस है। नेक्स्ट, अब बॉडी मेजरमेंट्स में हाइट, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस, ये 3 बेसिक्स है। जो मेन चीज़ें हैं क्लिनिक्स में यूज़ होती है, मैंने वो वाइटल साइन उठाई है जो बिल्कुल बेसिक्स है और मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल साइन में 4 चीज़ें आती हैं: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर, और हाइट, वेट एंड हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस जो है वो पीड्स में अक्सर यूज़ की जाती है, बच्चों में, बच्चों की ग्रोथ और ये चीज़ें जो हैं वो उनकी चार्ट ये देखने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, वाइटल साइंस एंड बॉडी मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू एवेलुएट हेल्थ प्रॉब्लम, एक्यूरेसी इज एसेंशियल। ये सेमिनार डॉक्टर जबी ने इसी वजह से रखवाया शायद कि इसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा ब्लड प्रेशर उसको चेक करना नहीं आता, वो चेक कर रहा है, बीपी उनका 200/120 है, उन्होंने बताया ब्लड प्रेशर ठीक है, तो वो तो उसको स्ट्रोक भी हो सकता है, वो तो हार्ट अटैक के रिस्क पे भी है, और वो अगर क्रोनिक नहीं है तो उसको अभी से मसला हो जाएगा, अगर क्रोनिक है तो फिर कुछ अरसे बाद उसको मसले मसाइल शुरू होंगे। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके साथ असिस्टेंट है, जैसे आपके क्लिनिक में आपके साथ असिस्टेंट है, उसको भी आपने अच्छी तरीके से सिखाना है कि वो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे दें। उसी के बेस पे तो डिसीजन होते हैं। आपकी जितनी भी मेडिकेशन है उसकी डोज की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेसी और उसकी रीडिंग्स पे होती है। अच्छा, ये प्रोवाइड, अच्छा पेशेंट आपको ओवरऑल डिटेल इससे पहले आपको मिल जाएगी वाइटल साइंस से पहले कि उसकी एज क्या है, उसी एज के मुताबिक आप वाइटल साइंस देखेंगे और उनकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी। अच्छा, आप जब हर विजिट्स पे पेशेंट आएगा तो आप पिछले वाले वाइटल्स को करंट वाइटल से कंपेयर करेंगे। जैसे वेट 70 kg था, अब 75 हो गया है, तो अब डिफरेंस आपने कोई मेडिसिन दी थी उसकी वजह से हो रहा है, एडिमा हुआ, क्या हुआ, वो आप खुद फिर उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिए जाएंगे, सही है। अच्छा, फेब्राइल, सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर है तो इस डिटेल से हर स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। फेब्राइल, फेब्राइल का मतलब क्या है? फेब्राइल का मतलब है बॉडी टेम्परेचर जब राइज, फेब्राइल बॉडी टेम्परेचर अबव पेशेंट नॉर्मल रेंज, पेशेंट की बॉडी की टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज से जब टेम्परेचर बढ़ता है इसको फेब्राइल कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। फेब्राइल बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो फीवर कब होगा? फीवर किस चीज़ का साइन है? फीवर बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगी और इन्फेक्शन होगा तो फीवर आएगा, और बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर है उससे राइज टेम्परेचर आपको मिलेगा। हाइपर पायरेक्सिया ये है कि फीवर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, 105-106 है, और वो नॉर्मल जो फीवर को कम करने की मेडिकेशन है उससे फीवर कम ही ना हो रहा हो। हाइपर पायरेक्सिया 105-106। हाइपर मीन्स ऊपर, पायरेक्सिया मीन्स फीवर। पायरेक्सिया एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो फीवर के लिए यूज होती है, फीवर इंग्लिश वर्ड है। ए फेब्राइल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर आप एक पेशेंट को ए फेब्राइल लेबल करते हैं तो वो बॉडी टेम्परेचर उसकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगी। इसका एक एब्रीविएशन है AF, अक्सर हम लिखते हैं साइड पे AF वाइटल साइन में, A/F। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद टाइम ऑफ डे। हाँ, दिन में टेम्परेचर वेरी करता है, हमारी हार्मोन्स जो कोर्टिसोल लेवल है बॉडी में उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। और दूसरी बात है फीमेल में भी ये वेरी करता है बॉडी टेम्परेचर। फीमेल में इस तरह वेरी करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर राइज अप और डाउन हो रहा होता है। ओवुलेशन के टाइम बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होती है फीमेल की, और दिन में जो है सुबह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जैसे कोर्टिसोल की लेवल हाई हो रही होती है टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। अच्छा, तो वाइटल साइंस में टेम्परेचर ही चल रहा है। टेम्परेचर देखने के लिए हमारे पास रूट्स है, डिफरेंट तरीके मेथड्स है और रूट्स है, उससे हम कर सकते हैं। जबीला नेक्स्ट, 2 है तो डिग्री, एक फ़ारेनहाइट है F और दूसरा है डिग्री सेल्सियस C।
तो नॉर्मल फ़ारेनहाइट में 98.6 है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 सेल्सियस। रूट्स हमारे पास एक ओरल रूट है जो सबलिंगुअल थर्मोमीटर, आम थर्मोमीटर हम ज़बान के नीचे रख रहे होते हैं सबलिंगुअली। दूसरा टेम्पेनिक है। टेम्पेनिक ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बुक्स में हम ईयर ड्रम अक्सर पढ़ते हैं। तो टेम्पेनिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ईयर में अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो उसको टेम्पेनिक रूट है वो भी मैं लाया हूँ थर्मोमीटर, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। अच्छा, एक्सिलरी है आर्म पिट के बीच में, आर्म पिट एक्सिलरी, और टेम्पोरल रीजन पे चेक करते हैं, पीड्स में अक्सर यूज़ किया जाता है। और रेक्टल रूट है, रेक्टल जो है वो एनएस के थ्रू जो है वो एक रूट है, वो भी यूज़ किया जाता है। ये बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट, अच्छा, मेजरमेंट के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, और एक्यूरेट होता है, फास्ट होता है, फ़ौरन रीडिंग बता देता है, फ़ौरन 106 होगा तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इजी टू रीड है, हर कोई बता देगा कि इतना है, 100 है, 101 है, क्योंकि वो डिजिटल आ रहा होता है, लिखा हुआ आ रहा होता है। और कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट होता है, पेशेंट को इरिटेट नहीं होता, पेशेंट आराम से बैठा हुआ तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। टेम्पेनिक रूट है, टेम्पोरल है, डिस्पोजेबल भी आता है, वो यहाँ पर अक्सर यूज़ नहीं होता, बाहर अक्सर लोग यूज़ करते हैं, या AKU में भी यूज़ होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा होता है, तो डिस्पोजेबल यूज़ करके, सिंगल यूज़ होता है, डिस्पोज कर देते हैं। एक्यूरेसी का थोड़ा सा मसला होता है इसमें। एक दूसरा मेथड है इन्फेक्शन से, या जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़, उससे बचने के लिए दूसरा आम थर्मोमीटर, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग लगाई जाती है, डिस्पोजेबल, वो भी एक मेथड यूज़ किया जाता है। डिस्पोजेबल शीट्स आर यूज्ड विद इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके ऊपर डिस्पोजेबल शीट्स होती हैं, वो भी यूज़ की जाती है, उसको भी डिस्कार्ड किया जाता है, सिंगल यूज़ होती है फिर। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये है कि रूट्स में हर रूट की नॉर्मल रेंज अलग अलग है। जो दो रूट है, एक टेम्पेनिक और एक रेक्टल, यहाँ टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अपर होगा। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 है, तो टेम्पेनिक में और रेक्टल में 99.6 होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 37 है, तो टेम्पेनिक में और रेक्टल में 37.6 होगा। एक डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर टेम्पेनिक में और रेक्टल में आपको ऊपर मिलेगा नॉर्मली अगर हम चेक करेंगे तो नहीं। और ओरल में नॉर्मल रीडिंग कोई प्लस माइनस नहीं करना होता, एक्यूरेट रीडिंग आती है 98। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो 98.6, और अगर डिग्री में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ओरल का रूट साइड क्या है? माउथ है। माउथ सबलिंगुअल, ज़बान के नीचे ये बेस्ट एरिया है। टेम्पेनिक का ईयर है, और रेक्टल का रेक्टम है या एनस है, और एक्सिलरी का आर्मपिट या एक्सिला है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट इस तरफ नीचे, हाँ नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, मेजर टू नियरेस्ट टीथ ऑफ द डिग्री, 10th ऑफ डिग्री, ठीक है। वो अगर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका 98.5 है तो आप नियरेस्ट आपका 98.6 ही माना जाएगा, नियरेस्ट वही करिए पे, तो वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो ओरल टेम्परेचर के लिए वेट एट 15 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक बंदा कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है और आप सब लिंगुअल उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हो, उसको 102 फीवर है, लेकिन आपको फीवर नहीं मिलेगा, आप फीवर आएगा नहीं, रीडिंग ही नहीं आएगी, नॉर्मल रीडिंग आएगी।
क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहा है, उसकी जो सरफेस की जो टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल की तरफ आ गया होगा कोल्ड ड्रिंक की वजह से, या वो चाय पी के आ रहा है तो रीडिंग गलत आ सकती है। तो 15 मिनट्स कम से कम होनी चाहिए अगर वो चाय पी के आ रहा है या कोई ड्रिंक उन्होंने की या कोई स्मोकिंग की है। प्लेस अंडर द टंग आइदर पॉकेट जस्ट ऑफ सेंटर इन द लोअर जॉ के सेंटर में बिल्कुल आप रखते हैं। नेक्स्ट, ये टेम्पेनिक इंस्ट्रूमेंट है, टेम्पेनिक थर्मोमीटर के लिए। प्रॉपर टेक्निक इसका है, बस अडल्ट में अलग है और पीड्स में अलग है, बिल्कुल सिंपल है। अडल्ट में जो है आप करेंगे ईयर को ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, ऊपर और पीछे की तरफ खींचेंगे कान को, सिंपल है। अडल्ट बड़े होते हैं तो आप ऊपर और पीछे की तरफ, ऊपर और पीछे। और बच्चों में जो है आप नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। बच्चे छोटे होते हैं तो याद रहेगा, ये याद रखने के लिए एक वो है कि बच्चे छोटे होते हैं तो आप नीचे की तरफ खींचे और पीछे की तरफ खींचे, फिर उसके बाद आप ये इंस्ट्रूमेंट लगाएं। इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, आप प्रैक्टिकली भी करेंगे इंशाल्लाह। ये भी फास्ट होता है, फौरन ही रीडिंग बता देता है, इजी टू यूज़ है एंड परफॉर्म इन पीडियाट्रिक ऑफिसेज या पीडियाट्रिक जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर। रेक्टल टेम्परेचर जो है वो आपने इसकी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ये है कि इसको करने से पहले आपने ग्लव्स ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि कंटामिनेशन होती है और अपना ख्याल भी रखना है। पेशेंट इज पोजीशन ऑन वन साइड, या तो लेफ्ट साइड प्रेफर किया जाता है, किसी एक साइड पे हो पेशेंट, लाइंग पोजीशन में हो और वो एक साइड पे हो, या वो स्टमक साइड पे हो यानी प्रोन हो, उस पर भी हो सकता है, लेकिन लेटरल साइड पे एक साइड पे ज़्यादा बेहतर रहता है। थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशेंट को पेन होता है लुब्रिकेट अगर ना हो, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पेनफुल होता है। और स्लोली एंड जेंटली इंसर्ट करना है एनस में, इन्फेंट में 1/2 इंच और एडल्ट में 1 इंच। और होल्ड थर्मोमीटर इन प्लेस व्हाइल टेम्परेचर इज टेकिंग। थर्मोमीटर को वही होल्ड रखना है, जब आपको रीडिंग मिले फिर आप आउट करें। और ये डेड बॉडीज़ में भी टेम्परेचर उसके लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए। एक्सिलरी जो है वो प्लेस द पेशेंट इन सिट और लाइंग पोजीशन। आपका पेशेंट बैठा हुआ हो या लाइंग हो, किसी पोजीशन में हो, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। थर्मोमीटर आपका ये एक्सिला में वो फॉरवर्ड हो, उसका जो थर्मोमीटर का जो शेफ्ट है ना वो आपका फॉरवर्ड हो, आगे की तरफ हो, पीछे की तरफ ना हो। और ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि थर्मोमीटर का जो चारों तरफ एरिया है वो स्किन से कवर हो। एक तरफ स्किन आ रही है, दूसरी तरफ कोई अपने क्लॉथ्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, तो नहीं, रीडिंग सही नहीं आएगी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। प्रोब मस्ट भी ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, टेम्पोरल थर्मोमीटर जो है वो टेम्पोरल स्कैनर भी कहते हैं इसको। नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब ये बॉडी में कोई चीज़ अगर अंदर नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये नॉन इन्वेसिव चीज़ है, बाहर से ही आपको रीडिंग पता चल जाती है। जैसे एंडोस्कोपी हम करते हैं ना, गेस्ट्रो वाले कहते हैं, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए, तो वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर हम इसको कहते हैं। नॉन इन्वेसिव का मतलब है कोई इन्वेसिव नहीं है, बॉडी के अंदर नहीं है, बस बाहर से आप चेक करें, कोई कि फ़ौरन बता देता है कोई। और स्ट्रोक स्कैनर अक्रॉस द फोरहेड के ऊपर आप क्रॉस करते हैं ना, फ़ौरन आपको रीडिंग आ जाती है। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी यहाँ होती है, वहाँ क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट, टेक टेम्परेचर एट लीस्ट इफ चाइल्ड क्राइज और बिकम एजिटेटेड। ठीक है, अच्छा इसमें यह है कि पीरियड्स में ये है कि टेम्परेचर पहले नहीं ना देखा जाता। सबसे पहले उसकी रेस्पिरेशन, उसका पल्स या कुछ और देखना हो। एजिटेशन से पहले बच्चे फ़ौरन रोते हैं, जब आप थर्मोमीटर टेम्परेचर देखेंगे वो रोने लगेंगे, जब रोने लगेंगे तो आप रेस्पिरेशन फिर अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे। रोने में फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। बच्चा जब रो रहा होता है तो एफर्ट कर रहा होता है, तो वो चीज़ें फिर आपकी रीडिंग, वो 2 रीडिंग ख़राब हो जाएगी। वो रीडिंग पहले ले लें, बाद में आप टेम्परेचर ले लें। ठीक है, सही। नेक्स्ट, अच्छा एक नेक्स्ट पीछे, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि
ओरल जो है, ओरल रूट, ओरल नोट अप्रोप्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड। 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ओरल रूट डेंजरस होता है, और उसमें दूसरे रूट्स आप जो टेम्पोरल है, टेम्पेनिक है, ये यूज़ किए जाते हैं अक्सर। उसमें वजह ये होती है, जो थर्मोमीटर होता है वो अक्सर कुछ मरकरी वाले थर्मोमीटर होते हैं, या उसमें दूसरे ऐसे जहरीले मादे होते हैं जो अगर बच्चा मुंह में थोड़ दे, उसको चबा ले, तो कांच के टुकड़े होते हैं, वो भी ख़तरा होता है उससे निकलने की। अच्छा, रेस्पायरेशन और टेम्परेचर कंप्लीट हो गया, हमारे रूट्स भी सारे हो गए और नॉर्मल रीडिंग्स भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। अब पल्स एंड रेस्पायरेशन है, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जब भी पल्स बढ़ता है तो साथ साथ रेस्पायरेशन बढ़ती है, जब रेस्पायरेशन बढ़ती है तो पल्स भी बढ़ जाता है, आपस में ताल्लुक है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो सांस भी फूल रहा होता है, हाथ साथ साथ दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, तो आपस में ये दोनों इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट, पल्स एंड रेस्पायरेशन आर रिलेटेड बिकॉज द हार्ट एंड द लंग्स वर्क टुगेदर। एक ही केज में, एक ही पिंजरे में दोनों बंद है और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नॉर्मली एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन कॉज सेम इफेक्ट ऑन द अदर। पल्स की डेफिनेशन ये है कि पल्स नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द हार्ट, नंबर ऑफ टाइम द हार्ट बीट इन अ मिनट। एक मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है, इसको कहते हैं पल्स। बस सिंपल, एक मिनट में जिसका दिल जितनी बार धड़क रहा है उसको कहते हैं पल्स। अब पीड्स में देखने का अलग मेथड है और एडल्ट में देखने का अलग मेथड है, सिंपल सा। नेक्स्ट, रेस्पायरेशन, नंबर ऑफ टाइम्स अ पेशेंट ब्रीथ इन अ मिनट। एक मिनट में एक पेशेंट कितनी बार सांस ले रहा है, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कितनी बार कर रहे हैं, रेस्पायरेशन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। वन ब्रेथ में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। अच्छा, रेशो आपस में पल्स और रेस्पायरेशन की 4:1 या 5:1 की बनती है। यानी आप अगर एक बार सांस लेते हैं то आपका दिल 4 से 5 मरतबा नॉर्मली धड़कता है। अगर रेस्पायरेशन 20 है तो हार्ट रेट 60 to 70 होगी, इस तरह। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट है पल्स। अच्छा, पल्स के हवाले से कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पल्स इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कार्डिक आउटपुट है। दिल कितना पंप कर रहा है, कितनी आउटपुट दे रहा है, वो इनडायरेक्ट मैनेजमेंट है। डायरेक्ट तो हम देख नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट एक वेसल के थ्रू हम कार्डिक आउटपुट देख रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें क्या होती है पल्स में, पल्स देखने के लिए भी है हमारे पास रूट्स और इनके एरियाज सारी जगह हैं। टेकीकार्डिया, टेकी मीन्स ज़्यादा होना, टेकीकार्डिया दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, टेकी मीन्स तेज़ हो जाना। ब्रेडी लो, दिल के धड़कन कम हो जाना। टेकीकार्डिया अगर आपका हार्ट रेट 100 नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा हो जाए, यानी नॉर्मल बिल्कुल एवरेज हार्ट रेट जो है 72 होता है, अगर आपका हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है या पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो ये टेकीकार्डिया होगा। और ब्रेडीकार्डिया अगर हार्ट रेट 60 से कम है, नॉर्मल 60 to 100 है और बिल्कुल ऑप्टिमम या एवरेज 72 है, तो अगर 60 से कम है तो ये ब्रेडीकार्डिया और 100 से ऊपर है तो टेकीकार्डिया। पल्स आपकी वीक भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। इसमें भी आपको अगर कोई बताए पल्स देखने के बाद कि आपकी पल्स वीक है, इरेगुलर है, या ये कमेंट पास करते हैं पल्स की पूरी एग्जामिनेशन के लिए, पल्स देखने के बाद 72 बीट पर आ रहे, टेकिपनिक है या टेकीकार्डिया है या नहीं है, ब्रेडीकार्डिया है या नहीं है, वीक तो नहीं है पल्स और इरेगुलर तो नहीं है। जैसे एक पल्स आ रही है फिर गायब हो रही है, फिर आ रही है, ये हार्ट के इशू को इनडायरेक्टली बता रहा होता है, ये आपको एक हिंट दे रहा होता है हार्ट इश्यूज़ के बारे में। साइट ऑफ मेजरमेंट्स, अडल्ट में रेडियल आर्टरी है और ये रेडियल आर्टरी है यहाँ होती है, हम प्रैक्टिकली भी करके, ये रेडियल है और अल्नर है, तो रेडियल आर्टरी एडल्ट्स में प्रीफर की जाती है। और पीड्स में क्यूबिटल एरिया है, एंटीरियर क्यूबिटल स्पेस जो है यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी मिलती है। ब्रेकियल आर्टरी बच्चों में अच्छी मिलती है तो हमें एग्जामिनेशन में आसानी होती है, और एडल्ट में जो है
और रेडियल आर्टरी जो आसानी से मिल जाती है। अच्छा, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं या 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे, उनका हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी पल्स रेट देखने के लिए हम रेडियल या ब्रेकियल आर्टरी नहीं देख सकते, इजी नहीं होगा। हार्ट रेट या पल्स रेट जो है डायरेक्टली हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 2nd इंटरकोस्टल स्पेस से आगे आते हैं 3rd 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे डायरेक्टली बिलो द सेंटर ऑफ लेफ्ट क्लेविकल, लेफ्ट क्लेविकल है, इसके सेंटर में नीचे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में डायरेक्टली देखते हैं। लेकिन इसके लिए ये होगा, आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा। स्टेथोस्कोप से फिर आप मालूम कर सकते हैं। एपिकल पल्स टेकन विद स्टेथोस्कोप, ठीक है। Locate pulse by pressing lightly with index and middle finger paid at the pulse site। जो आपकी पल्स साइट होती है, जैसे रेडियल आर्टरी है, वो आप अपने हाथ में उसकी ग्रिप रखें या टेबल पर रख लें। आपकी 2 जो फिंगर हैं, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर, इन दोनों से आपने पल्स देखनी होती है। कभी कभी वीक पल्स आती है या इरेगुलर आती है, तो अगर एक पिक ना करे तो दूसरी से पिक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम वॉल की स्मूथनेस या हार्डनेस देखनी होती है। ओल्ड एज में वेसल्स, आर्टरीज या वेंस मोटी हो जाती हैं, यानी सख्त हो जाती है, तो वो भी हमने देखना होता है। आप पहली वाली इंडेक्स फिंगर को प्रेस करें और दूसरे से आप वॉल की थिकनेस को या हार्डनेस को आप चेक कर लें कि वो कैसी है। इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। इलास्टिसिटी जैसे यंग एज है तो इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिक होगा, यानी इलास्टिक होगा, और ओल्ड एज में हार्ड की तरफ जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ बीट्स फेल्ट इन ईच मिनट। 1 मिनट में आपने जितनी भी बीट्स हैं हार्ट के वो काउंट करने हैं। नेक्स्ट, इफ़ रेगुलर में काउंट बीट्स फॉर 30 मिनट्स एंड मल्टीप्लाई बाई 2। अगर रेगुलर हार्ट बीट है पेशेंट का, आपने देख लिया 15 सेकेंड तक हार्ट रेट रेगुलर है, तो आप 30 सेकेंड तक देख लें और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। 30 सेकेंड में फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट है 30 बीट्स में आपको मिल गई, तो 30 बाई 2 60 हार्ट रेट हो गया। सिंपल है, टाइम आपका कम टाइम में ज़्यादा काम होगा अगर रेगुलर है तो। अगर हार्ट रेट या रिदम या हार्ट रेट या पल्स रेट रेगुलर नहीं है तो फिर आपको पूरा 1 मिनट तक देखना होगा। अच्छा, मैं हार्ट रेट और पल्स बोल रहा हूँ, किसी को समझ आ रहा है? हार्ट रेट और पल्स एक ही बात है। हार्ट जितनी बार धड़क रहा है उसको हार्ट रेट कहते हैं। पल्स हम पेरिफेरी में आर्टरीज में देखते हैं, इस वजह से हम उसको पल्स कह रहे होते हैं। अडल्ट में हम पल्स देखते हैं, पीरियड्स में हम हार्ट रेट देखते हैं। हार्ट रेट का जो एब्जर्वेशन है वो एब्रीवेशन है HR है, और पल्स के लिए पूरा पल्स लिखना पड़ता है, या शॉर्ट फॉर्म P भी लिखते हैं। हार्ट रेट के लिए HR लिखते हैं। तो अगर रेगुलर है, देखो ये हार्ट पल्स जो है वो रेगुलर आ रही है, बिल्कुल रेगुलर है, और यहाँ इरेगुलरिटी है, ये इरेगुलर है। रेगुलर में हम 30 सेकंड तक काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाई 2 रेगुलर में, और इरेगुलर में पूरे 1 मिनट तक आपने एग्जामिन करना होगा, पूरे 1 मिनट में कि वो कितनी बार। और ये कमेंट भी देनी होगी कि 65 बीट पर मिनट है हार्ट रेट और इरेगुलर है, वीक है या नहीं है, ब्रेडी है नहीं है, वो भी कमेंट देनी होगी कि ये है या नहीं। नेक्स्ट, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होते हैं पल्स रेट के लिए, और आप मैनुअली भी देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको ये नहीं बताएगा कि पल्स वीक है, रेगुलर है, इरेगुलर है, ये नहीं, सिर्फ आपको रीडिंग बता देगा पल्स रेट इतना है। जैसे आजकल पल्स ऑक्सीमीटर आ रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन भी आती है और हार्ट रेट भी दोनों आ जाती है। तो ब्लड प्रेशर मशीन्स में भी आ रहे होते हैं, जो उसमें भी बता रहे होते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में भी ये इंफ्रारेड लाइट्स होती है जो मेजर कर रही थी ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट दोनों को मेजर कर रही होती है। तो यहाँ पर ये तो वाइटल साइन में नहीं आता आपका पल्स, क्या नाम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये लेब की तरफ फिर हम चले जाते हैं। तो अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, बात आ गई तो मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया। ऑक्सीजन लेवल अगर 94 से कम है तो रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली ये है कि जैसे आजकल कोविड चल रहा है, अगर सेचुरेशन डीप
डीप इंस्पायरेशन के बावजूद आप एक मरीज़ की सेचुरेशन 94 है, आप उनसे कहें कि लंबी सांस ले, और फ्रेश एयर में वो लंबी सांस ले रहा है, उसके बावजूद उनकी जो सेचुरेशन है 92 या 94 से कम है, तो उसको रिपोर्ट करना होता है। मतलब आपने फिजिशियन को बताना होता है, जो भी आपका कोई फिजिशियन है या आपका खुद फिजिशियन है, तो आपने एक्शन लेना होता है फ़ौरन कि ये कोविड हो सकता है, या उसको COPD हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, कोई लंग्स का कोई इशू हो सकता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम क्यों आ रही है, रेस्पिरेटरी रेट। अच्छा, ये भी बता रहा होता है कि आपकी बॉडी तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर एक पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, तो वो रेस्पिरेशन, उसकी रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाएंगी। नॉर्मली हम अगर 1 मिनट में 12 टाइम्स जो है वो सांस ले रहे हैं, तो वो 30 टाइम्स लेगा, एफर्ट करेगा, बार बार जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो ये भी आपकी कंडीशन, बॉडी की कंडीशन के बारे में बता रहा होता है रेस्पिरेशन, इसी वजह से इसको भी नोट किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, और चेक बाय वाचिंग एंड लिसनिंग और फीलिंग मूवमेंट्स, जितनी भी इनकी मूवमेंट्स चेस्ट की हो रही थी उसको देखना होता है। अक्सर लाइंग पोजीशन में अच्छी रीडिंग आती है। 1 इनहेलेशन और 1 एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 रेस्पिरेशन। एक बार सांस अंदर लिया, इनहेलेशन, देन एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट पीड्स और एडल्ट में रीडिंग अलग अलग है। एक चार्ट डॉक्टर साहिबा ने बनाया है, उसमें रीडिंग बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ये मैंने एक ग्राफ्स की शक्ल में बनाया है, इसमें एक रीडिंग दी हुई है, ये है नॉर्मल, आपके पास भी होगा शायद। न्यू बॉर्न में 30 to 40 हार्ट रेट नॉर्मल है। ये चार्ट है, ये डॉक्टर साइमा ने अपनी तरफ से बनाया, बहुत अच्छे उन्होंने चार्ट निकाल के बनाया। रेस्पिरेटरी रेट वाला जो है न्यू बॉर्न में 30 to 40 है, नॉर्मल है। अगर 40 से, अच्छा, इन्फेंट में 60 तक भी जा सकता है। इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट का मतलब है 1 महीने का जो बच्चा होता है, पैदाइश से 1 महीने तक, न्यूनेट, पैदाइश से 1 महीने तक जो बच्चा होता है उसको कहते हैं न्यूनेट में 60 तक नॉर्मल है न्यूनेट में, और इन्फेंट में या न्यू बॉर्न में फिर रीडिंग अलग अलग हो जाती है। इसमें रीडिंग सारी लिखी हुई है। एडल्ट में 12 से 20 तक होती है रीडिंग्स एडल्ट में। नेक्स्ट, लुक, लिसन एंड फील फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर, काउंट विद स्टेथोस्कोप भी आप कर सकते हैं, और मैनुअली भी आप देख के कर सकते हैं कि वो कितनी बार सांस ले रहे हैं लाइंग पोजीशन में। 1 मिनट तक पूरा करना होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी रेस्पिरेशन बीच में पेशेंट बात कर रहा होता है तो, या हिल रहा होता है, तो आपको पता नहीं चलती। पूरे मिनट तक रेट देखना है, कितना है रेट, यानी 1 मिनट में 16 मरतबा है, 20 मरतबा है। रिदम देखना है कि वो रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। और एफर्ट देखनी है, क्वालिटी देखनी है कि वो एफर्ट तो नहीं कर रहा, कि जैसे चेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, कोविड वाले होते हैं, या COPD वाले होते हैं, अस्थमा वाले, तो वो एफर्ट कर रहे होते हैं सांस लेने के लिए, बाकायदा सांस ले रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मल है या एफर्ट कर रहा है, वो शैलो ब्रीदिंग कर रहा है या डीप ब्रीदिंग ले रहा है, बहुत डीप ब्रीदिंग तो नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी डॉक्यूमेंट करनी होती है। If the patient are aware that you are counting respiration, they may unintentionally alter their breathing। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट को आपने बताना नहीं है कि मैं आपकी रेस्पिरेटरी रेट देख रहा हूँ, बस आप रिलैक्स होकर लेट जाएं, मैंने कुछ देखना है, बस आप दूसरी बातों में लग जाए और साथ में पेशेंट या दूसरे काम में लग जाए और साथ में रेस्पिरेटरी रेट देखते रहें। उनसे क्या आप लेट जाए। अगर आप उनको बताएंगे कि मैं आपका सांस गिन रहा हूँ कि आप 1 मिनट में कितनी सांस ले रहे हैं, तो वो अल्टर करेगा खुद, अनइंटेंशनली, वो उनके अख्तियार में नहीं होगा, फिर वो उसकी सोच जो है वहाँ चली जाएगी, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। इरेगुलरिटीज़, इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल डिजीज़। इरेगुलरिटीज़, आपको पॉसिबल जितनी भी डिजीज़ होगी वो इससे आप एक क्लू मिल जाएगा। नेक्स्ट, हाइपर वेंटिलेशन है, अगर हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपर वेंटिलेशन सांस ले रहा है, या अगर एक पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, एक्सेसिव रेट है और डीप ब्रीदिंग ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और डीप सांस ले रहा है, तो ये हाइपर वेंटिलेशन।
या डिस्निया है, डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल ब्रीथिंग है, और सांस नहीं ले पा रहा, या अगर सांस ले रहा है लेकिन उसको पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। निमोथोरेक्स में होता है, निमोथोरेक्स अगर निमोथोरेक्स अगर ईयर, लंग्स और प्लूरा के बीच में आ जाए, इसको निमोथोरेक्स कहते हैं। कभी इंजरी होती है, गोली लगती है, खुदा न खासा चाकू लगता है, कुछ भी लगता है, तो वो जो प्रेशर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता और ईयर कोलैप्स हो जाता है और दोनों के दरमियान ईयर आ जाती है या ब्लड आ जाता है, तो पेनफुल और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है। और नमूनिया में भी डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल ब्रीथिंग होती है क्योंकि चेस्ट पेन हो रहा होता है पेशेंट को। टिकिपनिया ये रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, कभी कभी ये एंजाइटी में भी हो जाता है, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, डिफरेंट कॉजेज़ होती है। हाइपर एपनिया एबनॉर्मली रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, एबनॉर्मल है, पैटर्न नॉर्मल नहीं है, रैपिड है, जल्दी ले रहा है, और डीप है, वो डीप ब्रीथिंग कर रहा है। अदर इरेगुलरिटीज़, अच्छा, रेल्स नॉइसी साउंड होता है चेस्ट में पेशेंट की, विदाउट स्टेथोस्कोप आपको सुनाई देगा। पेशेंट आता है और सीटियाँ बजती है, आवाज़ आ रही होती, बाकायदा आपके साथ बैठते हैं तो आप सुन पाते हैं विदाउट स्टेथोस्कोप। क्यों होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ और ब्लॉकेज ऑफ द ब्रोंकियल पैसेज, जो एयर वे है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जैसे नमूनिया में ये आपको मिल सकता है, ब्रोंकाइटिस में हो सकता है। ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट जो कॉपियस अमाउंट ऑफ स्प्यूटम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बहुत बलगम बाहर आ रहा होता है, और अस्थमा में हो सकता है, और दूसरे पल्मोनरी डिजीज़ में आपको मिल सकता है। अच्छा, ये एक चेकी स्ट्रोक रेस्पिरेशन है, इसमें भी पीरियोडिक रेस्पिरेशन होती, रेस्पिरेशन हल्की होगी, तेज़ हो जाएगी, फिर रुक जाएगी, एपनिया होगा, बीच में एक गैप आता है, पीरियोडिक ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिटवीन द पीरियड ऑफ एपनिया। इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेशन, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, फिर रुक रहा है, फिर उसके बाद तेज़ तेज़ सांस ले रहा है, ये भी। तो ये स्ट्रोक के पेशेंट में हो सकता है, हेड इंजरी में हो सकता है, ये ब्रेन ट्यूमर है अगर एक पेशेंट को तब भी हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है यानी CCF, तो उसमें भी हो सकता है। एपनिया एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग कर ही नहीं रहा है पेशेंट, एपनिया होगा, एब्सेंट। The force at which blood is pumped against the wall of the arteries is called blood pressure। तो टेम्परेचर कवर हो गया हमारा, और उसके साथ पल्स कवर हो गया, और रेस्पिरेटरी रेट, 3 चीज़ें कवर हो गई। अब ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर डेफिनेशन सिंपल है, वो फोर्स जो हार्ट लगा रहा है और वेसल्स पर, आसान अल्फाज में डेफिनेशन करते हैं, ये तो बुक में आपको हर जगह मिल जाएगी। तो हार्ट जो फोर्स लगा रहा है वेसल्स पे, आपकी जितनी भी आर्टरीज है उस पर फोर्स लगा रहा है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, सिंपल। और ब्लड प्रेशर रीडिंग आपको 2 होती है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। द ट्रू प्रेशर मेजरमेंट्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर ऑफ प्रेशर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट। अच्छा, सिस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर है जब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल लगा रहा होता है, हार्ट में पूरा का पूरा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल लगा रहा होता है। सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल ही है जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा है। राइट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड पहुंचा रहा होता है? राइट, किसी को पता है? राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट तो पूरी बॉडी को दे रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल 4 चैम्बर है, RA राइट एट्रियम, LA ये ऊपर होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, ये ब्लड रिसीव करते हैं, फिर ये देन भेजते हैं वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो वो एट्रियम रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल फिर उससे बॉडी को पहुंचा रहे होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करता हूँ, LV, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचा रहा होता है। राइट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड पहुंचाएगा, किसी को पता है? लंग्स, ज़बरदस्त। लंग्स, जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स को ब्लड दे रहा होता है। तो जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक,
वो हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है बस। और अच्छा, राइट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन भी होता है, वो किस पेशेंट में होगा? जो लंग्स वाले मरीज होते हैं, COPD, एस्थमा, वो वाले मरीज होंगे, उनमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, वो अलग हाइपरटेंशन है। उसकी मेजरमेंट के लिए ये हम इस तरह मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, या इको में भी पता चल सकता है उसका प्रेशर। इको में इकोकार्डियोग्राफी होती है, उसमें पता चल सकता है कि राइट वेंट्रिकल की प्रेशर ज़्यादा है या नहीं। तो जो हम BP देख रहे होते हैं वो कौन से हार्ट का है? लेफ्ट वेंट्रिकल का है, यानी लेफ्ट साइड हार्ट का प्रेशर होता है जो हम चेक कर रहे होते हैं। सिस्टोलिक। अच्छा, डायस्टोलिक जो है वो नॉर्मली वो प्रेशर होता है जो वेसल में वेसल दो होते हैं, एक वेन और एक आर्टरी। जो आर्टरी में कंटिन्यूसली हर वक्त होता है, कंटिन्यू हर टाइम, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपने वॉल का अपना प्रेशर होता है। किसी भी चीज़ में, कंटेनर में आप फ्लूइड रखेंगे तो उस फ्लूइड का अपने कंटेनर के ऊपर भी एक प्रेशर होता है। नॉर्मली पानी एक तेली में होगा, उस पानी का अपनी तेली के ऊपर एक प्रेशर होगा, वो प्रेशर जो है डायस्टोलिक प्रेशर है, वो हमेशा रहता है। डायस्टोलिक कंटिन्यू रहता है, ये कम और नीचे नहीं हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है डिजीज़ और दूसरी चीज़ों के साथ। लेकिन जो सिस्टोलिक है वो एक झटके से आता है सिस्टोलिक, फिर वॉल क्लोजर होती है तो फिर प्रेशर गायब हो जाता है एक हार्ट बीट के साथ। अच्छा, मेजर प्रेशर ऑफ व्हेन हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स करता है, आर्टरी की अपनी प्रेशर होती है, वो डायस्टोलिक होती है। मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल एट ऑल द टाइम, वो प्रेशर मिनिमम है जो पानी है और उसकी तेली के ऊपर प्रेशर लग रहा है कंटिन्यूसली, वो प्रेशर डायस्टोलिक है। और तेली में हम एक प्रेशर लगा रहे हैं एक पंप के ज़रिए, उसमें पानी जो है उस पे ऊपर अगर प्रेशर हम लगा रहे हैं किसी पंप के ज़रिए, उस पंप का जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग होती हैं, एक सिस्टोलिक एंड दूसरी डायस्टोलिक। और नेक्स्ट, सिस्टोलिक हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है, डायस्टोलिक आर्टरी की वॉल का अपना प्रेशर होता है जो ऑल द टाइम मौजूद होता है। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 है, हर किसी को पता है, बच्चे को भी पता है कि 120/80 ब्लड प्रेशर की रीडिंग है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्सर हम लोग, कुछ लोग, हमारे साथ भी हुआ है स्टूडेंट लाइफ में, कि हम ये वाली रीडिंग पहले लिख देते हैं, जो डायस्टोलिक वाली रीडिंग है वो हम पहले लिख देते हैं। तरीका ये है कि आप सिस्टोलिक पहले लिखें देन डायस्टोलिक लिखें, स्लैश लगा के या अपॉन में लिखें। सिस्टोलिक पहले होनी चाहिए, वो प्रेशर ऊपर होती है, सिंपल सी बात है, जो प्रेशर ऊपर होगा वो ऊपर आएगा, पहले आएगा, जो कम है वो बाद में। सिस्टोलिक प्रेशर कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टॉप और फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायस्टोलिक प्रेशर हार्ट एट रेस्ट, हार्ट रेस्ट कर रहा है उस टाइम जो प्रेशर है वो ये है, जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया ये वाला प्रेशर, हार्ट रेस्टिंग में चला गया ये वाला प्रेशर आपको जो वेसल्स में मिल रहा है, आर्टरीज में मिल रहा है। बॉटम और सेकंड नंबर, ये या तो आप नीचे लिखें या तो सेकंड नंबर पे लिखें। अच्छा, अब हाइपरटेंशन नॉर्मल और नॉर्मल रीडिंग आ गई और हाइपरटेंशन को थोड़ा बहुत समझ लिया कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक। अब हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना, ब्लड प्रेशर का हाइपर मीन्स हाई, टेंशन मीन्स टेंशन क्रिएट करना, और हाई ब्लड प्रेशर का हाई होना। हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग्स नेक्स्ट। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हार्ट, ये मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। जब भी बीपी हाई होगा तो दो चीज़ें आपके जहन में फ़ौरन आनी चाहिए कि ये चीज़ें हो सकती है। इसको बीपी को हम क्यों कंट्रोल करते हैं? इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, कि पेशेंट को हार्ट अटैक ना हो और स्ट्रोक ना हो। हार्ट अटैक क्यों होगा? किसी को पता है? दिल, हाँ, हार्ट के ऊपर एफर्ट, हार्ट जोर ज़्यादा लगा रहा होता है, एफर्ट कर रहा होता है, बहुत एफर्ट कर रहा होता है। आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो अगर वो फुलफिल ना करे तो अटैक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उसको ज़्यादा चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है तो इस्कीमिया होगा और देन उसको अटैक हो जाएगा। और स्ट्रोक क्यों होगा? स्ट्रोक पैरालिसिस, स्ट्रोक की दो टाइप्स होती है। ब्रेन में स्ट्रोक ब्रेन में होता है।
दो टाइप्स का स्ट्रोक होता है, एक इस्केमिक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। हेमरेजिक क्यों होगा? क्योंकि आर्टरीज होती हैं ब्रेन की, तो वो रप्चर हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। जब बस्ट होंगी तो वहीं फ्लूइड लीक होगा और वहाँ जब ब्रेन एरिया, जिस एरिया को ब्लड चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, वहाँ नहीं मिलेगा, तो वो एरिया डैमेज होगा, तो उस एरिया की बॉडी में पैरालिसिस होगी, फालिज हो जाएगा उस एरिया का। और दूसरा इस्केमिक होता है। इस्केमिक तो ब्लड प्रेशर मेन कॉज नहीं होता, ये भी हो सकता है, अदर कॉजेज़ होती है कि आर्टरी बंद हो गई है, ब्लड उस एरिया तक पहुंच नहीं रहा है, वो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, तो वो दूसरा स्ट्रोक। हाइपोटेंशन, बीपी का लो होना, बीपी कम है, नॉर्मल रीडिंग से बीपी कम आ रही है। लो ब्लड प्रेशर के कॉजेज़ क्या हैं? हाई के अलग कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ये तो सिंपल हम वाइटल साइंस के ऊपर है, तो हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो लो ब्लड प्रेशर में आपका नॉर्मल फॉर द सम पीपल, कभी कभी कुछ लोगों का अगर लो बीपी है तो वो नॉर्मल होता है। फीमेल है, आपके पास 160 प्रेशर के साथ आई है, वेट उनका 50 kg है, नॉर्मल है, ठीक है, 120-80 नहीं होना चाहिए, सही है। अगर वो उसको कोई कंप्लेन नहीं है तो बीपी नॉर्मल है। 110-70 है प्रेशर, पेशेंट का वेट कम है और फीमेल है, ठीक है, 10-15 चल जाएगा, कोई मसला नहीं। कुछ पीपल में नॉर्मल है। सीवियरली लो ब्लड प्रेशर रीडिंग ओकर विद, अच्छा, अगर सीवियर बीपी लो है तो क्यों होगा? या तो बॉडी से कहीं ना कहीं फ्लूइड निकलेगा तो आपका बीपी लो होगा। फ्लूइड वोमिटिंग में भी निकल सकता है बॉडी फ्लूइड, डायरिया, कहीं ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, ब्लड लॉस हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको लो बीपी की तरफ। शॉक, कोई भी शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, हाइपोवोलेमिक शॉक हो, और हार्ट फेलियर है, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है तो बीपी लो आएगा। इससे पहले पेशेंट में अक्सर बीपी लो होता है। और सीवियर बर्न होगा पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है तो बर्न से क्या होता है कि बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट है, फ्लूइड है, वो निकल रही होती है स्किन से। स्किन जो हमारी एक बैरियर है, मेम्ब्रेन है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी की फ्लूइड को निकलने और जर्म्स को इंटर होने के लिए, वो फ्लूइड निकल रहा होता है। कभी आपने बर्न्स के पेशेंट देखे होंगे तो फ्लूइड बॉडी से रस रहा होता है बाकायदा। और एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर ट्रॉमा हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, 1-2 लीटर तक फ्लूइड ब्लड ज़ाया हुआ, तो भी आपको पेशेंट लो बीपी के साथ मिलेगा। हाँ, ये अच्छा, तो इक्विपमेंट्स बीपी हम किस तरह मेजर करते हैं? स्पेग्नोमेनोमीटर इसमें मेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका बहुत अहम रोल है, यही होगा तो आपके पास रीडिंग आएगी। इसमें इन्फ्लेटेबल कफ होता है और प्रेशर बल्ब होती है, और या हर डिवाइस में अलग बल्ब होती है जिसको इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और मैनोमीटर होती है जो रीडिंग आपको बता रही होती है। टाइप्स ऑफ स्पेग्नोमीटर 3 टाइप्स होते हैं इसके, एक एंड्रॉयड है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक है, तीसरा मरकरी है। मरकरी जो